हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द रेडियोलॉजी रेवोल्यूशन क्लासेस। दोस्तों, आज मैं लेके आई हूँ सेकंड सीरीज़ हमारा जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं उसका, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि मैं हर एक टॉपिक वाइज सारे टॉपिक्स लेकर आ रही हूँ। जो लास्ट ईयर में जितने भी रेडियोग्राफर्स हैं, जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं, उनमें से सारे क्वेश्चंस मैं लेके आई हूँ और उनका विद सॉल्यूशन। ठीक है, हम अच्छे से समझ रहे हैं, इन क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ चुके हैं, वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये आज हम पढ़ रहे हैं सेकंड चैप्टर, जो कि एक्सरे ट्यूब, और उसका आज सेकंड पार्ट। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हमने एक्सरे ट्यूब पे काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं विद एक्सप्लेनेशन। तो जिन्होंने भी नहीं देखा फर्स्ट पार्ट, प्लीज़ जाके देखिए। और स्टार्ट करते हैं आज का हम अपना सेकंड पार्ट। ठीक है, सेकंड जो पार्ट है वो स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन नंबर 12 से। लास्ट हमने क्वेश्चन नंबर 11 तक अच्छे से किया था क्वेश्चंस। आज पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, देखिए DSSB 2018 में पूछा गया ये क्वेश्चन है। बोल रहा है स्पेस चार्ज इफेक्ट इन एक्सरे ट्यूब रेफर्स टू। ऑप्शन नंबर ए है पॉजिटिव चार्ज ऑन एनोड, बी ऑप्शन है नेगेटिव चार्ज क्लाउड नियर कैथोड, सी है न्यूट्रल चार्ज इन ट्यूब, या डी है चार्ज ऑन ग्लास एनवलप। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन को समझना इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? बोल रहे स्पेस चार्ज जो इफेक्ट होता है हमारे एक्सरे ट्यूब पे, वो क्या होता है, किससे रेफर करता है? तो हमें सबसे पहले जानना ज़रूरी है स्पेस चार्ज क्या होता है। देखिए, जो हमारा एक्सरे ट्यूब होता है, मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं। ओके, एक होता है फिलामेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैथोड, और एक होता है हमारा क्या, एनोड, जहाँ पे क्या होता है, एक्सरे हिट करते हैं और यहाँ से क्या एमिट होता है, हमारा रेज एमिट कर होता है, रेडिएशंस, जो कि एक्सरे की फॉर्म में एमिशन होता है। तो क्या होता है, जब यहाँ पे थर्मियोनिक एमिशन, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि क्या होता है थर्मियोनिक एमिशन। जब थर्मियोनिक एमिशन होता है तो फिलामेंट जो होता है कैथोड, ये नेगेटिव टर्मिनल हमारा कैथोड, इसके आसपास इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं और क्या बनाते हैं, एक क्लाउड बना लेते हैं। मतलब इस पूरे रीजन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो जाएंगे और पूरा एक बादल की तरह, क्लाउड की तरह इसको पूरा घेर लेंगे, क्लाउड बना देते हैं। ठीक है, तो इसी को कहते हैं, हम क्या कहते हैं, स्पेस चार्ज बोलते हैं। तो किसके नियर बनती है, ये कैथोड के नियर बनती है। जैसे ही हमारा जो फिलामेंट होता है ये हीट होना शुरू करता है, तो हीट होने के बाद जो इसके इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो तुरंत ही ये मूव करके नहीं जाते हैं कैथोड के पास। वो क्या करते हैं, पहले स्पेस चार्ज बना लेते हैं, पहले ये क्लाउड बना लेते हैं। ठीक है, किसके अराउंड, कैथोड के अराउंड, मतलब फिलामेंट के अराउंड। और जब हम बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज देते हैं इसको, तब ये स्पेस चार्ज जो क्या होता है, वो क्लाउड ब्रेक होता है और सारे इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ मूव करते हैं, एनोड की तरफ मूव करते हैं। तो ये क्या है, स्पेस चार्ज है। तो ये बोल रहे हैं स्पेस चार्ज होता है क्या है, तो इसका आंसर जो रहने वाला है वो बी है। वो क्या है, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन, हमारे इलेक्ट्रॉन क्लाउड बन जाता है कहाँ पे, नियर कैथोड पे। ओके, तो आंसर क्या रहेगा इसका, ऑप्शन नंबर बी, नेगेटिव चार्ज। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ टंगस्टन अप्रॉक्सीमेटली। क्योंकि हम जानते हैं जो हमारा एनोड है एंड कैथोड है, दोनों किस चीज़ के बने हुए होते हैं, टंगस्टन के ही बने हुए होते हैं। तो टंगस्टन का कितना मेल्टिंग पॉइंट होती है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, वो पॉइंट जहाँ पे हमारा टंगस्टन पिघलना शुरू हो जाता है, मेल्ट होना शुरू हो जाता है। तो वो क्या रहने वाला है आंसर, ऑप्शन नंबर ए है 1500 डिग्री सेल्सियस, 2500 डिग्री सेल्सियस, बी है ऑप्शन सी है ऑप्शन 33 मतलब 3370 डिग्री सेल्सियस, या डी है 4500 डिग्री सेल्सियस। तो आंसर जो रहने वाला है वो है हमारा 3370 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इतना हमारा जो टेम्परेचर होता है, इस टेम्परेचर पे हमारा टंगस्टन विथ स्टैंड कर सकता है। काफ़ी हाई टेम्परेचर है। इस टेम्परेचर के बाद क्या होगा, अगर हम बढ़ाएंगे तो हमारा टंगस्टन मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए कौन सा पॉइंट है, हमारी मेल्टिंग पॉइंट है टंगस्टन का 370 डिग्री सेल्सियस। तो ये राइट आंसर इसका ये होने वाला है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। बोल रहे द लाइन फोकस प्रिंसिपल इज़ रिलेटेड टू। लाइन फोकस प्रिंसिपल क्या होता है, देखिए ये हमारा एक्सरे ट्यूब है। हम पहले एनोड की बात, एनोड ये हमारा एनोड से रिलेटेड है। तो देखिए ये हमारा क्या होता है, एनोड, एक सेकेंड, ये एनोड स्टेम हो गया और ये हमारा क्या हो गया, एनोड। ये क्या होता है, एक सेकेंड, ये ऐसे ऐसे और ये ऐसे। ठीक है, तो एनोड, ये एनोड में क्या होता है, एंगुलेशन दिया जाता है।
क्यों एंगुलेशन दिया जाता है? ड्यू टू लाइन फोकस प्रिंसिपल। क्या होता है, जैसे हमारी एक्स रेज क्या होती है, टकराती हैं हमारी एनोड पे, तो ये क्योंकि एंगल जो बनाया जाता है इस एंगल पे टकराती हैं, तो ये क्या होता है, जितनी भी हमारी एक्स रेज हैं वो एंगल के जितना एंगल होगा हमारा क्या बोलते हैं टारगेट का, उन सब पे टकराएंगी। तो यहाँ पे क्या होगा, लार्ज फोकल स्पॉट यूज़ होगा। लेकिन जो एक्सरे का प्रोडक्शन होगा ना, वो क्या होगा, स्मॉल फोकल स्पॉट में होगा। ठीक है, क्या होता है, जितना स्मॉल फोकल लेंथ होगा हमारा, यानी कि जो फोकल लेंथ होती है जितना छोटा होगा उतना रेजोल्यूशन क्या होता है, हाई होता है। तो क्या होगा, एक्सरे मान लीजिए एनोड पे टकरा रही हैं हमारी, एक सेकेंड, यहाँ पे मैं एक बार और क्लियर करके समझा देती हूँ। ठीक है, एक्सरे मान लीजिए ये हमारा एनोड है। ओके, यहाँ पे क्या हुआ, इस इतने एरिया में क्या हुआ, हमारा इलेक्ट्रॉन आके क्या हो रहे हैं, हिट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया, एक्चुअल फोकल स्पॉट हो गया, ये हमारा एक्चुअल फोकल स्पॉट हो गया। लेकिन जो हमारी रेडिएशन एमिट होती है वो यहाँ पे इतनी अमाउंट में होंगी, तो ये जो हो गया, ये हो गया इफेक्टिव फोकल स्पॉट, फोकल लेंथ, जिसको कुछ भी बोल सकते हैं आप, इफेक्टिव फोकल स्पॉट, इफेक्टिव फोकल लेंथ। ठीक है, तो मान लीजिए ये 6 mm का है। ठीक है, कितना, 6 mm का हमारा रहने वाला है ये हमारा जो एक्चुअल फोकल स्पॉट है। लेकिन जो रेडिएशन एमिट हो रही है वो कितने mm का होगी, 2.1 या 1.2 का होगा। ठीक है, जो कि 6 mm से काफ़ी कम है। तो क्या हो रहा है, इतना ज़्यादा ये सरफेस एरिया जो है कवर कर रही है इलेक्ट्रॉन, लेकिन जो प्रोडक्शन हो रहा है एक्स रेज़ का वो काफ़ी कम रेंज फोकल स्पॉट में हो रहा है, जिसकी वजह से रेजोल्यूशन जो रहने वाला है वो कितना है, काफ़ी हाई रहता है। यानी कि इमेज की क्वालिटी हमारी अच्छी आती है, एक्स रेज जो लिबरेट होते हैं वो एक अच्छे इंटेंसिटी के होते हैं। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं लाइन फोकस प्रिंसिपल। तो यही बोल रहे हैं लाइन फोकस प्रिंसिपल किससे रिलेटेड है, एक्चुअल फोकल स्पॉट एंड इफेक्टिव फोकल स्पॉट से। ये केवीपी एंड एमए रिलेशनशिप है, ट्यूब करंट या वोल्टेज है, फिल्ट्रेशन एंड कॉलिमेशन। तो अभी जैसे कि मैंने आपको समझाया वो क्या है, एक्चुअल फोकल स्पॉट एंड इफेक्टिव फोकल स्पॉट। तो एक्चुअल फोकल स्पॉट ये हो जाता है हमारा एनोड वाला, और इफेक्टिव फोकल स्पॉट ये होता है जो हमारी एक्सरे निकलती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, लाइन फोकस प्रिंसिपल। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 15 DSSB 2020 में पूछा गया ये क्वेश्चन है। बोल रहा है द मटेरियल यूज्ड फॉर द विंडो ऑफ एक्सरे ट्यूब। तो एक्सरे ट्यूब के विंडो के लिए कौन से मटेरियल का यूज़ करते हैं, लेड हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, बेरिलियम हो गया, कॉपर हो गया। तो आंसर क्या है, बेरिलियम। तो बेरिलियम ऐसा है जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 4 होता है, और इसी का यूज़ किया जाता है। क्यों, क्योंकि ये जो सॉफ्ट एक्सरेज जो भी होते हैं ये इसको अपने से ईजिली पास होने देता है, इस वजह से बेरिलियम का हम लोग यूज़ करते हैं फॉर मेकिंग द विंडो ऑफ द एक्सरे ट्यूब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है मोस्ट ऑफ द एनर्जी, यानी कि 99% ऑफ द एनर्जी इन एक्सरे ट्यूब इज़ कन्वर्टेड टू। वेरी सिंपल क्वेश्चन, इसका आंसर क्या है, हीट। ओके, 99% जो हमारा होता है हीट में कन्वर्ट होता है, एंड 1% जो एनर्जी होती है वो होती है हमारी एक्सरे में कन्वर्ट होती है। तो ये है इसका आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है द स्टेम ऑफ द रोटेटिंग एनोड इज़ मेड अप ऑफ। अब रोटेटिंग एनोड के जो स्टेम होता है वो किससे बना होता है, कॉपर से, मॉलिब्डेनम से, टंगस्टन से, स्टेनलेस स्टील से। तो आइए देखते हैं, एक बार समझते हैं कि कैसे बनता है। ये मान लीजिए हमारा एनोड सिस्टम बना रहे हैं। ठीक है, ये होता है हमारा एनोड। ओके, और यहाँ पे क्या होता है, हमारा एनोड का स्टेम होता है, और एनोड का स्टेम ये है, और यहाँ से हमारा क्या होता है, इतना रोटर। ये हो गया हमारा रोटर जो कि रोटेट करता है। ये हो गया हमारा एनोड का स्टेम, और इधर क्या प्रेजेंट रहता है, हमारा स्टेटर। आने वाले क्लासेस में हम अच्छे से भी डिटेल में पढ़ेंगे एनोड का डायग्राम। फिलहाल हम क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैं शॉर्टली बता रही हूँ। तो ये जो पोर्शन है ना, इसको हम बोलते हैं एनोड स्टेम। तो एनोड स्टेम ये किस चीज़ का बना हुआ रहता है, वो ये बना रहता है मॉलिब्डेनम का। ओके, मॉलिब्डेनम बहुत ही मतलब ये भी हाई टेम्परेचर रेजिस्ट कर सकता है, प्लस ये वेरी पुअर कंडक्टर होता है हीट का, इसीलिए इसका यूज़ किया जाता है ताकि जो हमारी एनोड डिस्क है वो बची रहे। ओके, तो आंसर इसका क्या रहने वाला है, मॉलिब्डेनम। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 18
DSSB रेडियोग्राफर 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। बोल रहे डबल फोकस एक्सरे ट्यूब कंटेन्स। डबल फोकस एक्सरे ट्यूब में क्या होता है? 2 फिलामेंट होगा, 2 एनोड होगा, 2 कैथोड होगा या 2 ग्लास एनवेलप होगा। तो वेरी सिंपल आंसर इसका है 2 फिलामेंट। देखिए हमारा जो एक्सरे ट्यूब होती है उसमें 2 तरीके के फिलामेंट होते हैं, ठीक है। एक होता है लार्ज फिलामेंट और एक होता है स्मॉल फिलामेंट। अब इन दोनों के लिए भी क्या बनाए गए हैं, हमारे फोकस बना चुके हैं, फोकस बनाए गए हैं। तो लार्ज फिलामेंट के लिए लार्ज फोकस होता है, ओके, एंड स्मॉल फिलामेंट के लिए स्मॉल फोकस होता है। तो आंसर क्या है? 2 फिलामेंट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है द हाई वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस द एक्सरे ट्यूब इन द रेंज ऑफ। तो हमारे जो एक्सरे ट्यूब में, डायग्नोस्टिक एक्सरे ट्यूब में जो हम यूज़ करते हैं वोल्टेज जनरली कितना होता है? ऑप्शन है ए बोल रहा है 10 to 15 वोल्टेज, बी बोल रहा है 100 to 500 वोल्टेज, सी बोल रहा है 1 to 5 kV, या डी है 40 to 150 kV। तो आंसर जो रहने वाला है वो है डी। तो 40 to 150 kV का हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं कि एक एवरेज हमारा kV है जो कि हम डायग्नोस्टिक एक्सरे में यूज़ करते हैं टू प्रोड्यूसिंग इमेजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया 2022 में। बोले सैचुरेशन करंट इन द एक्सरे ट्यूब डिपेंड्स ऑन। देखिए सैचुरेशन करंट जो होता है एक्सरे ट्यूब में वो क्या होता है, पहले उसका समझना ज़रूरी है। सैचुरेशन करंट का मतलब होता है जो हमारी फिलामेंट होती है एक टेम्परेचर पे कितना मैक्सिमम ये करंट झेल सकती, मतलब कितना करंट ले सकती है, तो उस मैक्सिमम करंट को हम क्या बोलते हैं? सैचुरेशन करंट, ठीक है। तो हमने एक इसको टेम्परेचर दिया, उस टेम्परेचर पे कितना मैक्सिमम हमारा करंट ले रहा है ये फिलामेंट, उसको हम सैचुरेशन करंट बोलते हैं। तो केवीपी पे डिपेंड करता है, फिलामेंट टेम्परेचर ओनली पे, बोथ केवीपी एंड फिलामेंट टेम्परेचर, या MAS ओनली। तो आंसर क्या रहने वाला है? ओनली फिलामेंट टेम्परेचर। तो फिलामेंट टेम्परेचर की वजह से क्या होता है, हमारा सैचुरेशन करंट डिपेंड करता है। तो ये रहे हमारे आज के 10 क्वेश्चन जो हमने पढ़े। तो 20 तक हमने पढ़ लिए, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लासेस में सॉल्व करेंगे। बाकी ये जितने मैंने अभी क्वेश्चंस कराए हैं इनमें अगर कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिए, मैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करूँगी, ओके। एंड बने रहिए मेरे साथ, नेक्स्ट वीडियो के लिए कमेंट कीजिए। थैंक यू।